हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, वेलकम टू एग्जामपुर। मैं अमित पांडे पुनः एक बार आप सबके साथ जुड़ा हूं और आज की बात करेंगे। पुनः एक बार आपके साथ टेस्ट की बात होगी। टेस्ट की बात इस वजह से क्योंकि आपको ये पता चले कि किस लेवल के क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, आपसे क्या अपेक्षा होती है परीक्षक की। तो आपके विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए अनेकों प्रकार के क्वेश्चन को हम यहाँ आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो एक एक क्वेश्चन करके देखिएगा। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से किस लोक नृत्य का आयोजन बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के समय किया जाता है। आपके सामने ऑप्शन है कर्मा, छोलिया, चरकुला या फिर स्वरा। जी, इसका आंसर करिए कि कौन सा लोक नृत्य खास करके बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के समय किया जाता है। जी, इसका आंसर करिए। जी बिल्कुल, आप लोगों का बिल्कुल स्वागत है। कैलेश सैनी, कार्तिक निषाद, आकाश पटेल, रेनू, प्रतिम, बबीता, रणधीर, सतेंद्र, कार्तिक, सागर, जितेंद्र, सोनिया, ऋषभ। जी बिल्कुल, अंशिका। जी, आप लोग तेजी के साथ जुड़ जाइए। रजनीश पाल। जी बिल्कुल, आप लोगों का बिल्कुल स्वागत। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, हम कमेंट पे बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। आप लोग उसी में केवल फंसा लेते हो और पता चलता है आपका टाइम वेस्ट होता है। कई सारे लोगों का यही सजेशन है कि आप कमेंट पे ध्यान ना दें, तो बिल्कुल कमेंट पे हम बिल्कुल नहीं ध्यान देंगे, केवल आपकी क्लास के ऊपर ध्यान देंगे। हमारा निगाह उस पर होगा। कोई परेशानी होती है तो आप बिल्कुल उसे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बाकी हम सारी चीज़ों को बोर्ड पे फोकस करेंगे। आपका आंसर यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है। आप अपने आंसर को चैट बॉक्स में डालिए, हम उसे देखेंगे और यहाँ पे आपका चेक किया जाएगा। उस आधार पे आप अपने को एनालाइज करिए कि आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं। जी, एक एक क्वेश्चन की बात करें तो पहला आपके सामने बुंदेलखंड क्षेत्र की बात हो रहा है, जहाँ पे फसल कटाई के समय पे कौन सा नृत्य किया जा रहा है, इसकी बात कर रहा है। जी, फसल कटाई के समय पे कौन सा नृत्य आपका किया जाता है, इसकी बात करिए कि कौन सा नृत्य फसल कटाई के समय पे प्रमुख रूप से किया जाता है। जी, इसका आंसर करिए। फसल कटाई के समय कौन सा नृत्य आपका प्रमुख रूप से किया जाता है। जी बिल्कुल। जी, यहाँ पे ये स्वरा हो गया है, ध्यान दीजिएगा। ये आपका सौरा होगा, स्वरा नहीं होता, सौरा होता है, सौरा। जी, आप लोग इसका आंसर करिए। जी बिल्कुल, आप लोग बिल्कुल सही कर रहे हैं। जी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। रसनी, जी, अमित कुमार, रजनीश पाल, सोनिया, आकाश, माही, इंद्रजीत, सबकी बात अगर जो करें तो सभी लोग लगभग सही आंसर कर रहे हैं। सौरा नृत्य जो होता है वो आपका बुंदेलखंड में खास करके फसल की कटाई पे किया जाता है। फसल की कटाई पे सौरा नृत्य आपके प्रमुख रूप से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पुनः आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण डैश द्वारा करवाया गया। आपके सामने ऑप्शन है अकबर, शाहजहां, औरंगजेब या फिर दारा सिकोह। जी, इसका आंसर करिए कि मोती मस्जिद जो आपकी आगरा में निर्मित कराई गई है, किसके द्वारा करवाई गई है। जी बिल्कुल, आप लोग फंसे नहीं, बातों की जाल में ना फंसे। चैट बॉक्स में केवल आंसर करें, अपने आप को एनालाइज करें, अपने से कोई बात करने से लाभ नहीं। जी बिल्कुल, और यही पुनः कहेंगे कि आप लोग इतने नंबर में जुड़ गए लेकिन लाइक और शेयर नहीं कर रहे हो। लाइक कर दो और इसे शेयर कर दो अगर जो चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं। क्वेश्चन का लेवल आपको समझ में आ रहा है। प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन हैं आपके यूपीपी के अलग अलग फॉर्मेट में पूछे गए, जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर हो गया, यूपी पुलिस हो गया या बनरक्षी हो गया। अलग अलग टाइप के जो आपके पेपर हुए हैं यूपी से संबंधित, उसी से ये सारे क्वेश्चन लिए गए हैं। जी, आपके प्रीवियस ईयर के पेपर है। जी, प्रीवियस ईयर के आपके सारे क्वेश्चन हैं। मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। जी, मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, इसका आंसर करिए। जी बिल्कुल, आप लोग बिल्कुल सही कर रहे हैं और सभी लोग लगभग इसका आंसर का सही कर रहे हैं। इसकी जब बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया। और शाहजहां की बात करते हैं तो ये आपके आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण कराया। और इसका यही मानना था कि चमकता हुआ जैसे मोती दिखता है, उसी तरीके से ये मस्जिद भी क्या होगा, चमकता हुआ दिखेगा। तो इस तरीके से आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण किया गया शाहजहां के द्वारा इसका निर्माण कराया गया है। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पुनः आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं शताब्दी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को किस नाम से जाना जाता है। आपके सामने ऑप्शन है फिराक गोरखपुरी, अशोक वाजपेयी,
मुंशी प्रेमचंद या फिर बंकिम चंद्र चटर्जी। जी, इसका आंसर करिए कि आपके हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को किस नाम से जाना जाता है? धनपत राय को किस नाम से जाना जाता है? जी, धनपत राय की बात करते हैं तो इन्हें किस नाम से जाना जाता है? जी, आजाद यादव। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग आंसर करिए। बिल्कुल, आपके सारे कमेंट बॉक्स हमें बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं, आप बिल्कुल उसके लिए ना परेशान हो। यहाँ पे केवल आंसर करिए, जो चीज़ें आपको सही लगती हैं उसका आंसर करिए, जो चीज़ें आपको सही लगती हैं उसका आंसर करिए। जी बिल्कुल, और यहीं पे जब हम बात करें तो धनपत राय का जो नाम जोड़ा जाता है वो प्रमुख रूप से आपके मुंशी प्रेमचंद के द्वारा, मुंशी प्रेमचंद का ही नाम क्या होता है? धनपत राय होता है। और इनकी बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, इनका जन्म बनारस में हुआ है, बनारस में इनका जन्म हुआ है। और ये भी आपके प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए हैं, बनारस में मुंशी प्रेमचंद का जन्म हुआ है। जी, बनारस में इनका जन्म हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पुनः आपके सामने महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मावर्त में स्थित है, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के में स्थित है। आपके सामने ऑप्शन है बिठूर, सीतापुर, बनारस या फिर इलाहाबाद। जी, इसका आंसर करिए कि कहाँ पे आपका महर्षि वाल्मीकि का आश्रम स्थित है। जी, सीधे सीधे महर्षि वाल्मीकि का आश्रम कहाँ पर स्थित है, इसका आंसर करिए। जी, इसका आंसर करिए, बाकी बातें बाद में। आपका टेस्ट चल रहा है, आप इस पर फोकस करो, बाकी बातें बाद में करोगे तो अच्छी बात होगी। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम कहाँ पर स्थित है उत्तर प्रदेश में खास करके? जी बिल्कुल, बहुत सही बहुत सही। हाँ, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर करिए, यहाँ पे इसकी बात करिए। महर्षि वाल्मीकि का जो आपका आश्रम है वो आपके बिठूर में जो कि आपके कानपुर के पास पड़ता है, यहाँ पे आपका इनका आश्रम है। और यहीं पे इनसे ही एक आपका क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि महर्षि वाल्मीकि ने क्या लिखा है? तो ध्यान दीजिएगा, इन्होंने रामायण लिखा है, और ये परीक्षा में बार बार पूछा गया है। रामायण की बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, रामायण आपके संस्कृत भाषा में लिखा गया है, रामायण आपका संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और यहीं पे दो चीज़ें और याद रखिएगा कि अगर जो रामचरितमानस की बात करता है तो आपके तुलसीदास के द्वारा अवधी भाषा में लिखा गया है। ये क्वेश्चन आपसे सीधे सीधे पूछा जाता है कि रामायण आपके संस्कृत भाषा में लिखा गया है, लेकिन रामचरितमानस आपके अवधी भाषा में लिखा गया है। यहीं पे एक चीज़ और याद रखिएगा, वाल्मीकि की जब बात हो रही है तो आपने देखा था जब सीता जी को राम जी छोड़ देते हैं तो सीता जाती हैं जब जंगल में, तो उस टाइम पे वाल्मीकि ऋषि के ही आश्रम में रहती हैं। और एक तरीके से कह सकते हैं कि लव कुश का जन्म कहाँ हुआ था, ये भी आपका पूछ सकता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि वाल्मीकि के आश्रम में, साथ ही साथ बिठूर में ही इनका आश्रम हुआ था, और बिठूर में ही इन्हीं से संबंधित महोत्सव वगैरह भी मनाया जाता है। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पुनः आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के में हुआ था। आपके सामने ऑप्शन है कानपुर, लखनऊ, झांसी या फिर उन्नाव। जी, इसका आंसर करिए कि राष्ट्रीय कवि जो आपके मैथिली शरण थे, मैथिली शरण गुप्त, इनका जन्म उत्तर प्रदेश के कहाँ पर हुआ था, अर्थात उत्तर प्रदेश में अगर जो बात करें तो कहाँ पर हुआ था। आपके सामने ऑप्शन है कानपुर, लखनऊ, झांसी या फिर उन्नाव। जी, इसका आंसर करिए, कहाँ पर इनका जन्म हुआ था? मैथिली शरण गुप्त की बात कर रहा है। मैथिली शरण गुप्त,
जी, मैथिली शरण की बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, इनका जन्म झांसी, वर्तमान जो आपका झांसी है वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। मैथिली शरण के बारे में विशेष बातें तो आप हिंदी की क्लास में देखते ही हैं, लेकिन यहीं पे अगर जो ध्यान रखिए तो इन्होंने साकेत नाम का एक प्रमुख महाकाव्य लिखा है। साकेत नाम से एक प्रमुख महाकाव्य लिखा है। और इसी के साथ अगर जो मैथिली शरण की बात कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, इन्होंने साकेत तो लिखा ही है, साथ ही साथ यशोधरा और जयद्रथ वध भी इन्होंने लिखा है। तो ये इनके द्वारा कुछ लिखे गए प्रमुख बुक वगैरह हैं जो भी आपके परीक्षा में अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं, अलग अलग तरीके से परीक्षा में आपके पूछे जाते हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, पुनः आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। गुप्त काल में टेराकोटा पक्की मीट की ईंटों से बना भीतरी गांव मंदिर उत्तर प्रदेश के डैश में स्थित है। आपके सामने ऑप्शन है जी, आपके सामने ऑप्शन है चित्रकूट, कानपुर, गोरखपुर या फिर बनारस। जी, इसका आंसर करिए कि टेराकोटा अर्थात पक्की मिट्टी की बनी ईंटों से बना भीतर गांव का मंदिर कहाँ पर स्थित है? भीतर गांव का मंदिर, भीतर गांव का मंदिर कहाँ पर स्थित है? भीतर गांव का मंदिर। जी, भीतर गांव का मंदिर उत्तर प्रदेश में खास करके कहाँ पर स्थित है? जी, भीतर गांव का मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? जी, और बिल्कुल आप लोग कई सारे लोग इसका सीधे आंसर कर रहे हो। जी, इसकी बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, भीतर गांव का मंदिर आपके कानपुर में स्थित है। कानपुर में भीतर गांव का मंदिर आपका स्थित है, जो कि आपके टेराकोटा की बात करते हैं, जो कि आपके मिट्टी के बने हुए अलग अलग प्रकार के कह सकते हैं बनावटी प्रकार के खिलौने वगैरह होते हैं। तो इसके अंतर्गत मिट्टी के अलग अलग प्रकार के आपके ईंट वगैरह बनाए जाते हैं। मिट्टी के अलग अलग प्रकार के आपके ईंट इसके अंतर्गत निर्मित किए जाते हैं। टेराकोटा की बात करते हैं तो यह आपका कानपुर से संबंधित होता है। जी, नेक्स्ट की बात करते हैं, पुनः आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण द्वारा कराया गया, अर्थात बनारस का जो विश्वनाथ मंदिर है किसके द्वारा उसको निर्माण कराया गया? आपके सामने आंसर है रानी अहिल्याबाई, हरीशचंद्र, रानूजी सिंधिया, मोरोपंत पिंगल। जी, किसके द्वारा बनारस का जो आपका मंदिर है विश्वनाथ मंदिर उसका निर्माण कराया गया है? किसके द्वारा बनारस का विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया गया है? इसका आंसर करिए, विश्वनाथ मंदिर। जी बिल्कुल, आप लोग इसके ऊपर देखिए, जी बिल्कुल यहाँ पे जी, बनारस का जो विश्वनाथ का मंदिर था, चूंकि हमने देखा था कि आपके यहाँ पे जो मुगल वगैरह आए थे और साथ ही साथ उससे पहले जो आक्रमणकारी आए थे उन्होंने क्या किया था, अलग अलग लोकेशन पे जो हिंदू मंदिर थे खास करके उनको एक तरीके से कह सकते हैं विध्वंस कर दिया या तोड़ दिया था। उसी कंडीशन में विश्वनाथ मंदिर के भी कह सकते हैं इसकी भी तोड़ फोड़ हो गई थी। अब रानी अहिल्याबाई का एक प्रमुख नाम आता है और इन्होंने ही क्या किया था, इसका निर्माण कराया था। रानी अहिल्याबाई, इनका नाम प्रमुख रूप से देखा जाता है विश्वनाथ मंदिर के निर्माण में, अर्थात उनका पुनरुद्धार विश्वनाथ मंदिर का रानी अहिल्याबाई के द्वारा किया गया था। रानी अहिल्याबाई के द्वारा इसका पुनरुद्धार कराया गया था। जी, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो आपके सामने पुनः उत्तर प्रदेश की कुल आबादी की बात कर रहा है। उत्तर प्रदेश की कुल आबादी भारत की आबादी का कितना परसेंटेज है? भारत की कुल आबादी का कितना परसेंट है? इसका आंसर करिए, भारत की कुल आबादी का कितना परसेंट है उत्तर प्रदेश की आबादी? जी, उत्तर प्रदेश की आबादी भारत की कुल आबादी का कितना प्रतिशत है? जी, इसका आंसर करिए। जी, और यहीं पे बिल्कुल याद रखिए उत्तर प्रदेश की आबादी। जी बिल्कुल, आप लोग आंसर करिए। जी बिल्कुल, शेयर करेंगे सर बढ़ेगा। जी बिल्कुल, शेयर करिए, शेयर भी करिए और लाइक भी करिए। यहाँ पे इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। पहली बात तो आप इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, बाकी सारी चीज़ें बाद में। अगर जो आपको नहीं करना है तो नहीं करिए, वो भी उसके ऊपर कोई दबाव नहीं, बस इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। आप अपने आप को आंकिए कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं।
तो बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश की जो आबादी है भारत की आबादी के संदर्भ में ये आपकी 16.4%, 16.4% पूरी देखने को मिलती है भारत की आबादी के संदर्भ में उत्तर प्रदेश की आबादी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जी। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर पुलिस अकादमी उत्तर प्रदेश में कहाँ है? आपके सामने ऑप्शन है लखनऊ, मुरादाबाद, कानपुर या फिर अलीगढ़। जी, इसका आंसर करिए कि आपके यहाँ पे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर पुलिस अकादमी कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर स्थित है जी। और अगर जो आप पुलिस से संबंधित पेपर देने जा रहे हैं तो ये सारी चीज़ें तो बिल्कुल आपको पता होनी चाहिए कि पुलिस अकादमी वो कह रहे हैं कहाँ पर स्थित है जी। पुलिस का पेपर दें, चाहे कोई भी पेपर दें, चाहे UPPCL हो, चाहे लेखपाल हो, चाहे आपके UPSI का पेपर हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये आपके बहुत सारे कह सकते हैं इंपॉर्टेंट संस्थान होते हैं, अर्थात महत्वपूर्ण संस्थान जो हैं उनका नाम तो आपको जानना ही चाहिए। कहाँ पे कौन सा लोकेशन है, कहाँ पे क्या लोकेशन है, उसकी जब बात करते हैं और इसके बारे में हम सोच रहे हैं कि आपको किस तरीके से इसके बारे में प्रेजेंट किया जाए, उसको जल्दी ही हम उसको साथ ही आपके साथ शेयर करेंगे जी। यहाँ पे इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि आपका B.R. अम्बेडकर पुलिस अकादमी उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। खास रूप से B.R. अम्बेडकर पुलिस अकादमी कहाँ पर उत्तर प्रदेश में स्थित है, उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है B.R. अम्बेडकर अकादमी। और B.R. अम्बेडकर अकादमी की बात करें तो बिल्कुल आप लोग सही आंसर कर रहे हैं। इसकी बात कर रहे हैं तो आपके मुरादाबाद, वर्तमान की मुरादाबाद की बात करते हैं तो वहाँ पे आपका डॉक्टर B.R. अम्बेडकर पुलिस अकादमी स्थित है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर अकादमी पुलिस अकादमी आपके मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट में स्थित है जी। नेक्स्ट की बात करते हैं, पुनः आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन गोदान द्वारा लिखा गया है। देखिए सीधे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, गोदान द्वारा लिखा गया है। आपके सामने ऑप्शन है कालिदास, मुंशी प्रेमचंद, महादेवी वर्मा या फिर किशन लाल शर्मा। इसका आंसर करिए गोदान किसके द्वारा लिखा गया है, गोदान किसके द्वारा लिखा गया है। आपके सामने ऑप्शन है जी, गोदान किसके द्वारा लिखा गया है, गोदान की बात कर रहा है जी। इसका आंसर करिए जी, यहां पे आंसर करिए, गोदान की बात कर रहा है, गोदान किसके द्वारा लिखा गया है। जी बिल्कुल, बहुत सही, बहुत सही, आप लोग सीधे आंसर करे हो, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे इसकी बात करते हैं तो गोदान के बारे में ध्यान रखिएगा, मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद का नाम इसके रूप में प्रमुखता से जोड़ा जाता है। मुंशी प्रेमचंद ने गोदान लिखा है। और मुंशी प्रेमचंद की बात करते हैं तो हमने देखा भी था कि इनके बचपन का नाम धनपत राय था, धनपत राय था, और ये भी आपके परीक्षा में पूछा गया था। साथ ही साथ ये भी पूछा गया था कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो ध्यान दीजिएगा इनका जन्म बनारस में हुआ था, इनका जन्म बनारस में हुआ था। और इनके द्वारा जो प्रमुख रचनाएं हैं जैसे बूढ़ी काकी हो गई, आपके 2 बीघा जमीन हो गया, आपका कह सकते हैं बेटों वाली विधवा हो गया, अलग अलग प्रकार की इनके रचनाएं हैं जो कि अलग अलग तरीके से आपकी पूछी जाती है। खास करके इनके 2 बैलों की कथा जो आपकी है वो आपकी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट की बात करते हैं आपके सामने, नेक्स्ट उत्तर प्रदेश में लायन सफारी कहाँ पर बन रहा है, उत्तर प्रदेश में लायन सफारी कहाँ पर बन रहा है। आपके सामने आंसर है एटा, ग्रेटर नोएडा, गोरखपुर या फिर इटावा। लायन सफारी कहाँ पर बन रहा है उत्तर प्रदेश में जी, इसका आंसर करिए। लायन सफारी के बारे में पूछ रहा है, लायन सफारी, लायन सफारी कहाँ पर बन रहा है उत्तर प्रदेश का, इसका आंसर करिए। और अभी हमने जी कुछ ही दिन पहले ये सारी क्लासेज कर रखी हैं तो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए ये सारी चीज़ें जी। लायन सफारी पार्क, लायन सफारी पार्क उत्तर प्रदेश में कहाँ पर बन रहा है, कहाँ पर बन रहा है, इसका आंसर करिए जी। और लायन सफारी पार्क की बात करते हैं तो बिल्कुल याद रखिएगा ये आपके इटावा जनपद में बन रहा है लायन सफारी पार्क। और यहीं पे ही याद रखिएगा एक आपका हाथी सफारी पार्क भी बन रहा है इटावा में, हाथी सफारी पार्क भी ये आपके इटावा में बन रहा है। और इसकी जब बात करते हैं लायन सफारी पार्क तो ये आपके इंग्लैंड में जो पार्क है, इंग्लैंड में एक आपका पार्क है लांगलीट पार्क, लांगलीट पार्क, उसी को आधार मानते हुए ये आपका पार्क उत्तर प्रदेश में बनाया गया है, जिसमें आपको रात में भ्रमण करने की और दिन में घूमने की पूरी सुविधा होगी। यहीं पे एक और याद रखिएगा नाइट सफारी पार्क,
नाइट सफारी पार्क, ये आपका याद रखिएगा, नाइट सफारी पार्क ग्रेटर नोएडा में स्थित है। ये भी याद रखिए, नाइट सफारी पार्क आपके ग्रेटर नोएडा में स्थित है, जबकि लायन सफारी और हाथी सफारी आपके यहाँ इटावा में स्थित है जी। नेक्स्ट की बात करते हैं, पुनः आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन जी। ताज एक्सप्रेस वे किन शहरों को जोड़ता है? आपके सामने ऑप्शन है, आगरा से लखनऊ, आगरा से कन्नौज, आगरा से ग्रेटर नोएडा, आगरा से ग्वालियर जी। ताज एक्सप्रेस वे किन दो शहरों को प्रमुख रूप से जोड़ता है? इसका आंसर करिए जी। ताज एक्सप्रेस वे किन दो शहरों को प्रमुख रूप से जोड़ता है? किन दो शहरों को प्रमुख रूप से जोड़ता है जी? किन दो शहरों को प्रमुख रूप से जोड़ता है ताज एक्सप्रेस वे किन दो शहरों को प्रमुख रूप से जोड़ता है? जी अच्छा, चलिए यहीं पे एक चीज़ और आपको बता देते हैं, बिल्कुल याद रखिए, आप आंसर करिए। ताज एक्सप्रेसवे को यमुना एक्सप्रेसवे भी पहले बोला जाता था। यमुना एक्सप्रेसवे भी पहले बोला जाता था। ताज एक्सप्रेसवे, इसको ही यमुना एक्सप्रेसवे भी बोला जाता था। और इसकी बात करते हैं तो आपका 6 लेन का एक आपका रास्ता है, 6 लेन का रास्ता है, जिसे 8 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। और इसकी बात करते हैं तो आपका आगरा से ग्रेटर नोएडा तक है। आगरा से ग्रेटर नोएडा है, और आप लोग बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं। और इसकी बात करते हैं तो इसकी कुल लंबाई 165 किलोमीटर है, 165 किलोमीटर है। और अब ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि करीब करीब आगरा से आपकी दिल्ली की दूरी केवल 2 घंटे में तय हो जाएगी। केवल 2 घंटे में आगरा से दिल्ली की दूरी कवर हो जाएगी इसके बन जाने से जी। नेक्स्ट की बात करते हैं, पुनः आपके सामने, निम्न में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा है? आपके सामने ऑप्शन है, अंग्रेजी, भोजपुरी, उर्दू या फिर हिंदी जी। इसका आंसर करिए कि उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा दूसरी भाषा है? कौन सी भाषा आपकी दूसरी भाषा है? दूसरी भाषा के रूप में आपके उत्तर प्रदेश में प्रमुख रूप से देखने को मिलती है। कौन सी भाषा आपके उत्तर प्रदेश में प्रमुख रूप से दूसरी भाषा के रूप में देखने को मिलती है? दूसरी भाषा के रूप में आपके उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा देखने को मिलती है जी? इसका आंसर करिए। दूसरी राजभाषा, या कह सकते हैं दूसरी राज्य भाषा जी। दूसरी राज्य भाषा कौन सी है? और बिल्कुल आप लोग, कई सारे लोग सीधे सीधे आंसर कर रहे हो। इसकी बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, उर्दू हमारे यहाँ पे दूसरी राज्य भाषा है। और इसकी बात करते हैं तो ये आपके 1979 में इसको दूसरी राजभाषा के रूप में अपनाया गया। 1979, ध्यान रखिएगा, सन की बात जरूर याद रखिएगा। 1979 में ये इसको दूसरी राज्य की भाषा के रूप में मान्यता मिली, चूँकि उर्दू भाषी लोग हमारे प्रदेश में ज़्यादा मात्रा में रहते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पुनः आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है? आपके सामने ऑप्शन है, राजस्थान, पंजाब, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश जी। इसमें आंसर करिए, कौन सा सीमावर्ती राज्य है? सीमावर्ती राज्य अर्थात जो आपके 9 सीमावर्ती राज्य हैं, जिसमें प्रमुख रूप से 8 राज्य होते हैं और एक आपका केंद्र शासित प्रदेश है। उसके अंतर्गत कौन सा ऐसा राज्य है जो आपके है उत्तर प्रदेश से सीमा शेयर करता है? बाकी आपके सीमा शेयर नहीं करते हैं, ये भी ध्यान रखिए। बाकी आपके सीमा शेयर नहीं करते, केवल आपका एक ऐसा राज्य होगा जो कि सीमा शेयर कर रहा है जी। इसका आंसर करिए, कौन सा सीमा शेयर करता है जी? कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है जी? इसका आंसर करिए जी। बिल्कुल, आप लोग बिल्कुल सही कर रहे हो। यहीं पे आपका इसका आंसर सही निकल जाता है और इसमें कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। राजस्थान की बात करते हैं तो आगरा वगैरह का जो आपका लोकेशन होता है, आगरा, मथुरा, वहाँ से हम देखते हैं कि राजस्थान की सीमा लगती है। बाकी पंजाब काफ़ी दूर है, पश्चिम बंगाल तो पीछे ही है, और आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो दक्षिण में पड़ता है। तीनों का कोई मेलजोल नहीं है। यहीं पर एक चीज़ और याद रख लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश से एकमात्र देश नेपाल अपनी सीमा शेयर करता है। नेपाल अपनी सीमा को शेयर करता है, बाकी कोई देश इसके साथ सीमा शेयर नहीं करता जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पुनः आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से स्थान पे कुंभ मेला नहीं होता है? कुंभ मेला का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पे नहीं होता? आपके सामने ऑप्शन है, उज्जैन, इलाहाबाद, हरिद्वार या फिर वाराणसी जी। 4 स्थान पे कुंभ लगता है।
कौन सा स्थान ऐसा है जहाँ पे कुंभ मेला नहीं लगता है? कुंभ मेला नहीं लगता है जी, इसका आंसर करिए। कहाँ पे कुंभ नहीं लगता है जी? कहाँ पर कुंभ नहीं लगता है? कुंभ नहीं लगता है जी, इसका आंसर करिए। कहाँ पर आपका कुंभ नहीं लगता है? कुंभ नहीं लगता है जी। जी, कुंभ कहाँ पर नहीं लगता है? और बिल्कुल आप लोग सही आंसर कर रहे हो। कई सारे लोग सीधे सीधे आंसर कर रहे हैं। और यहीं पे अगर जो बात करें तो कुंभ की बात करते हैं तो बनारस में आपका कोई कुंभ नहीं लगता, बाकी आपके उज्जैन में, इलाहाबाद में और हरिद्वार में। और इसी के साथ ध्यान रखिएगा, बनारस की जगह नासिक में क्या होता है आपका? कुंभ लगता है। नासिक में आपका कुंभ लगता है। अच्छा, यहीं से अगर जो आपको याद करना हो कि कहाँ कहाँ पे कुंभ लगता है तो एक आप सूत्र याद रख सकते हैं। भोजपुरी में जनरली लोग अपने घर पे जब कोई मेहमान आता है तो उसे लोग बोलते हैं पहुना, उसे लोग पहुना बोलते हैं, तो इसी से आपका नाम निकलता है। अगर जो बात करें तो पा से आपका प्रयागराज जिसे हम इलाहाबाद बोल रहे हैं, हा से आपका हरिद्वार, ऊ से आपका उज्जैन और ना से आपका नासिक। तो एक ही नाम से आपको क्लियर हो जाएगा 4 स्थान जहाँ पे आपके प्रमुख रूप से क्या लगते हैं? कुंभ मेला लगते हैं। पहुना जनरली भोजपुरी वगैरह में इसका यूज किया जाता है। पहुना पा से आपका प्रयागराज जिसे इलाहाबाद बोल रहे हैं, हा से आपका हरिद्वार, ऊ से आपका उज्जैन, ना से नासिक। और ये ध्यान रखिएगा, कुंभ जो होता है, जो आपका बड़ा कुंभ लगता है जिसे महाकुंभ बोलते हैं, 12 साल पे लगता है। और अर्ध कुंभ जो होता है वो आपका 6-6 साल पे इन्हीं 4 जगहों पे बारी बारी से लगता है जी। नेक्स्ट की बात करते हैं पुनः उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा मुख्य शास्त्रीय नृत्य प्रकार है? उत्तर प्रदेश में अर्थात प्रमुख रूप से कौन सा शास्त्रीय नृत्य देखा जाता है? आपके सामने ऑप्शन है कुचिपुड़ी, कथक, भरतनाट्यम या फिर कथकली जी। इसका आंसर करिए कि आपके प्रदेश में प्रमुख रूप से कौन सा नृत्य देखने को मिलता है? कौन सा नृत्य प्रमुख रूप से देखने को मिलता है? खास करके उत्तर प्रदेश में शास्त्रीय नृत्य की बात हो रही है, शास्त्रीय नृत्य की बात हो रही है जी। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? जी बिल्कुल आप लोग सही आंसर कर रहे हो जी। बिल्कुल सौरभ कुमार, दीपक जी, बिल्कुल सोनू, बिल्कुल आप लोग कमेंट पे बिल्कुल ना ध्यान दें। आप आंसर करते रहिए। बाकी सारी चीज़ें आपके सामने चल रही हैं, केवल आप आंसर पे ध्यान दीजिए, बाकी कुछ नहीं। बाकी सारी चीज़ें हम देख रहे हैं, उसके लिए बिल्कुल ना परेशान हो। सारी चीज़ें आपकी पैरेलल चल रही हैं, हम आपके सामने खड़े हैं, सारी चीज़ें चैट बॉक्स में दिख रही हैं, आप बिल्कुल ना इसके लिए परेशान हो जी। यहाँ पे आंसर की बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, हमारे यहाँ पे जो नृत्य का प्रकार है वो आपका कथक है। कथक की बात करते हैं तो हमने देखा था कि आपके लखनऊ के जो नवाब थे, नवाब वाजिद अली शाह, इन्होंने क्या किया था? कथक को एक तरीके से कह सकते हैं प्रमोट भी किया था। कथक को इन्होंने प्रमोट किया था नवाब वाजिद अली शाह जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं पुनः आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है। आपके सामने ऑप्शन है इलाहाबाद, बरेली, लखनऊ या फिर कानपुर जी। इसका आंसर करिए, कहाँ पे आपके उत्तर प्रदेश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जी, इसका आंसर करिए। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ये आपके उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की बात करें तो इसे हम आईआईटी भी बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसे हम आईआईटी भी बोलते हैं, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और लोग क्या करते हैं, इसके लिए बड़ी मेहनत करते हैं, क्योंकि इसमें एडमिशन आसानी से नहीं मिलता। अब आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होगा कि आईआईटी आपके उत्तर प्रदेश में एक ही जगह है, कानपुर में एक आपका प्रसिद्ध आईआईटी है आपके कानपुर में। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आपके कानपुर में स्थित है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं पुनः आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश की विशेषता नहीं है?
आपके सामने ऑप्शन है बिहू, रसिया, सांग या फिर कव्वाली। अर्थात उत्तर प्रदेश में कौन सा इसके अंतर्गत प्रमुख रूप से परफॉर्म नहीं किया जाता, बाकी आपका किया जाता है, बाकी आपका किया जाता है। और ये आपका सांग नहीं होगा, ये आपका स्वांग होगा। स्वांग की बात करते हैं, स्वांग, ये सांग नहीं है, गाने वाला सांग नहीं है, स्वांग है। तो कौन सा आपके प्रदेश से संबंधित नहीं है, बाकी आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित है जी, बाकी आपके प्रदेश से संबंधित है। कौन सा आपका इसके अंतर्गत संबंधित नहीं है, कौन सा आपका संबंधित नहीं है, बाकी आपके प्रदेश से संबंधित है जी। इसका आंसर करिए, बिल्कुल इसका आंसर करिए जी। और इसकी बात करते हैं तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, बिहू, बिहू आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है, यह आपके असम राज्य से संबंधित है, असम के राज्य से संबंधित है। बाकी आपका रसिया, स्वांग और कव्वाली ये सारे आपके उत्तर प्रदेश में अलग अलग इलाके में परफॉर्म किए जाते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पुनः आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में लगभग 18 प्रशासनिक मंडल हैं, लेकिन नीचे उल्लेख किए गए 4 मंडल में से एक मंडल गलत दिया हुआ है, उसे पहचानिए। आपके सामने आंसर है, 4 मंडल दिए हैं जिसमें से एक गलत है, बाकी आपके सही है। 18 मंडल हैं टोटल। पहला आपका सहारनपुर मंडल, दूसरा गाजियाबाद मंडल, तीसरा चित्रकूट मंडल और चौथा आजमगढ़ मंडल। तो कौन सा इसमें गलत है, एक आपको इसमें से निकालना है, एक आपको इसमें से निकालना है, बाकी आपके सारे सही हैं, बाकी आपके सारे सही हैं। कौन सा इसके अंतर्गत गलत है, इसका आंसर करिए। कौन सा इसके अंतर्गत गलत है जी, गलत कौन सा है, गलत कौन सा है, इसका आंसर करिए। 18 प्रशासनिक मंडलों में से जी, 18 प्रशासनिक मंडलों में से कौन सा गलत है, इसको पहचानिए जी। बिल्कुल जी, आपका कहना सही, बिल्कुल आप बहुत सही कह रहे हो। अपने कमेंट पे केवल ध्यान दो, बाकी चीज़ों पे इधर उधर ना भटको जी, बाकी चीज़ों पे ना भटको। और बार बार वही फिर से कहेंगे कि आप लोग इतने लोग लाइव हो लेकिन लाइक नहीं कर रहे हो, लाइक कर दो और शेयर कर दो जी। यहाँ पे बात कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, गाजियाबाद मंडल जैसा कुछ नहीं है, बाकी आपके सहारनपुर मंडल, चित्रकूट मंडल, आजमगढ़ मंडल ये आपके प्रमुख रूप से देखने को मिलते हैं, ये आपके प्रमुख रूप से देखने को मिलते हैं। गाजियाबाद मंडल कोई ऐसा नहीं है जी। नेक्स्ट की बात करते हैं, आगरा में मोती मस्जिद, आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया गया। आपके सामने ऑप्शन है अकबर, शाहजहां, औरंगजेब या फिर दारा सिकोह जी। इसका आंसर करिए कि आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया जी। बिल्कुल आप लोग केवल आंसर करिए, बाकी बातें बाद में, बाकी बातें बाद में, आप लोग केवल आंसर में करिए, केवल आप लोग आंसर करिए। आप लोग केवल आंसर करिए जी। बिल्कुल आगरा में मोती मस्जिद की बात करते हैं, और हमने देखा था कि शाहजहां के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, और यही माना गया था कि आगरा में जैसे मोती चमकता है उसी प्रकार से ये मस्जिद भी आपका क्या होगा, चमकेगा, ये मस्जिद भी आपका चमकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पुनः आपके सामने जी। भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं शताब्दी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को किस नाम से जाना जाता है, अर्थात धनपत राय किस व्यक्ति का प्रमुख रूप से नाम देखा जाता है। आपके सामने ऑप्शन है फिराक गोरखपुरी, अशोक वाजपेयी, मुंशी प्रेमचंद या फिर बंकिम चंद्र चटर्जी। तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, पिछले ही क्लास में हमने संभवतः इसको किया था, ये आपका हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद, धनपत राय, मुंशी प्रेमचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और आज के क्लास का ये आपका आखिरी क्वेश्चन भी है, आखिरी क्वेश्चन भी है। और ध्यान दीजिएगा, महर्षि वाल्मीकि ऋषि का आश्रम, महर्षि वाल्मीकि ऋषि का आश्रम, और इसके बारे में पूछ रहा है कि आपके उत्तर प्रदेश में कहाँ पे स्थित है। तो इसको भी हमने कल की क्लास में किया था, बिल्कुल आपके बिठूर में ये आपका स्थित है। और कई सारी चीज़ों को हमने रिलेट भी कराया था कि आपके वाल्मीकि की बात करते हैं तो आपके बिठूर में, साथ ही साथ वाल्मीकि की बात करते हैं तो इन्होंने रामायण की रचना संस्कृत में की थी, और रामचरितमानस की रचना आपके तुलसीदास ने अवधी भाषा में की थी। तो आज की क्लास में इतना ही रखेंगे, कल की क्लास में हम कुछ नई चीज़ों को आपके साथ जोड़ेंगे। आज के लिए आप लोग बड़े नंबर में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैट बॉक्स में हमने बिल्कुल नहीं ध्यान दिया, बहुत अच्छा लगा, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए धन्यवाद।